अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है सब स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहे होंगे। सबसे पहले जो वो स्टूडेंट जिन्होंने सर्वे पाकिस्तान में अप्लाई किया हुआ है तो उनके लिए मैं एक बहुत है बेसिक MCQs लेके आया हूँ। ये रिपीटेड MCQs होते हैं और इनके अलावा ये है एक बहुत आपको हेल्प करेंगे। काइंडली उन स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है जो टेस्ट देना चाहते हैं तो टेस्ट के बिफोर ये MCQs आप पढ़ के जाइएगा। ये बहुत एक रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं और इनके अलावा ये पास्ट पेपर के MCQs हैं। चलो हम इनको डिफ़ाइन करते हैं। जैसे आप जानते होंगे जो सिलेबस होगा सर्वे पाकिस्तान में टेस्ट के लिए, मतलब ये तो सिलेबस बहुत आसान ही है। जो आपने सिलेबस देखा होगा उनके अकॉर्डिंग मैं MCQs लेके आया हूँ। पहले मैंने जीके के जो फर्स्ट पोर्शन मैंने रखा हुआ जीके एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है पीसीबी टेस्ट के लिए, तो मैंने फर्स्ट पोर्शन इसका जीके ही रखा है सिलेबस का। जीके में बहुत इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं, बहुत आसान है। बेसिक लेके आए जा रहे, बेसिक जो होते हैं बहुत रिपीटेड होते हैं। कभी कभार हमको ऐसी बातें होती है हमें याद नहीं होती, बेसिक बहुत बेसिक होती है, बुनियादी होती हैं, तो फंडामेंटल होती है, मतलब फंडामेंटल होती है, हमें कुछ याद नहीं होती है, वहाँ पे आ जाती हैं तो हमारा माइंड घूम रहा होता है यार ये तो हमें आना चाहिए बेसिक है, लेकिन फिर भी हमें आता नहीं है। क्यों? कि हमारी उन पे यानी प्रैक्टिस नहीं होती है, हमने उनको सही से पढ़ा होता है लेकिन माइंड में नहीं आ रहा था, रिपीट नहीं करते हम उनको। तो उनके लिए मैं लेके आया हूँ बहुत आसान। सबसे पहले मैंने MCQs रखा है कैपिटल का। देखो कोई भी आप मतलब कैसी भी आप टेस्ट दो, किसी आप किसी भी पोजीशन के लिए, तो कैपिटल्स आते रहते हैं, कैपिटल आपको याद करने होते हैं, ठीक है। तो जो पाकिस्तान का कैपिटल है कौन सा है आपको पता होगा, अगर पता नहीं है तो हम उनको डिफाइन करते हैं। जो पाकिस्तान का कैपिटल है, जो वर्ड लिखा हुआ ना, व्हाट्स द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो कैपिटल है इस्लामाबाद है। आते हैं नंबर 2 MCQs पे, हाउ मेनी प्रोविंसेस आर देयर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कितने प्रोविंसेस हैं? 4 हैं। इनको 5वां भी माना जाता है लेकिन ऑफिशियली पाकिस्तान के 4 ही प्रोविंसेस माने जाते हैं। तो नंबर 3 MCQs लिखा हुआ है, व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा था? ये भी बहुत एक रिपीटेड MCQs है, बहुत मरतबा ये रिपीट हुआ है डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट्स में। तो पाकिस्तान का जो नेशनल एनिमल है मार्खोर है। हम इनको ना आप अभी याद कर लो, अब अगर आपके माइंड में ये याद हो जाएंगे ना आपको बहुत फ़ायदा होगा। जो पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है वो है मार्खोर। चलते हैं जी 4th नंबर MCQs पे, ये भी आप याद कर लो। पाकिस्तान में लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, मतलब पाकिस्तान में ये जो रिवर्स के बारे में ना ये भी बहुत आता रहते हैं MCQs, ये आप याद कर लो सारा इनका डेटा निकाल के, ठीक है, इनको सही से याद कर लो। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सी है? इंडस ही है, इंडस रिवर पाकिस्तान में लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है। तो 5 नंबर MCQs आ जाता है, पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट इन, पाकिस्तान कब इंडिपेंडेंट हुआ था? 1947 में जब उनको आज़ादी मिली थी तो पाकिस्तान तब इंडिपेंडेंट हुआ था, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था। ये मैंने पोर्शन रखा हुआ था, इसको पोर्शन को मैंने एंड कर दिया। तो नेक्स्ट पोर्शन है इंग्लिश का। इंग्लिश भी बहुत एक इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है किसी भी टेस्ट के लिए। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया होगा, ये मतलब जो डिफरेंट सिलेबस होते हैं उनके पोर्शन रखे जाते हैं। मैंने पहले जीके का रखा था, सेकंड नंबर पे मैंने रखा हुआ है इंग्लिश का। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको नॉलेज हो जाएगी, अगर आप कौन से मतलब कैसी भी टेस्ट देना चाहते हैं तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बहुत एक इम्पोर्टेंट होते हैं, आपको इनको सही से याद। हमारी बात ये हो रही थी कि आप जब भी किसी टेस्ट के लिए जाते हैं गवर्नमेंट के लिए, तो वहाँ पे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बहुत एक इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आपको ये भी याद करने होते हैं। जो ये फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है, सिनोनिम हैप्पी, सिनोनिम ऑफ हैप्पी, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। BPS 5 to 15 में भी रिपीट हुआ था, 15 में भी रिपीट हुआ था। BPS 5 to 15 वाली टेस्ट इसमें हम जब अप्लाई किया था वहाँ पे भी ये MCQs रिपीट हुए थे, ये हैप्पी भी रिपीट हुआ था। तो जो सिनोनिम ऑफ हैप्पी होता है, हैप्पी का जो सिनोनिम होता है वो होता है जॉयफुल।
सी ऑप्शन होता है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो चलते हैं जी नेक्स्ट पे। चूज द एंटोनम ऑफ ब्रेव, ये भी रिपीट हुआ था। जो ब्रेव का एंटोनम होता है वो होता है कॉवर्डली, ठीक है, बी इज राइट। जो 9th क्वेश्चन है जी, सॉरी एमसीक्यूज है। 9th एमसीक्यूज में लिखा हुआ है ही डैश गो टू स्कूल एवरी डे। आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ये सब जब लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज हो जाएगा। यहाँ पे हम जो क्वेश्चन जो एमसीक्यूज नंबर 9 कर रहे थे, यहाँ पे हम ये कह रहे थे कि ही डैश टू स्कूल एवरी डे, ये एक प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस आपने पढ़ा होगा, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है गोज। गोज क्या है, एक फर्स्ट फॉर्म है। इसका जो बेस फॉर्म होता है ना वो होता है गो एक बेस फॉर्म होता है। हम जब फर्स्ट फॉर्म बनाते हैं तो हम इसको ई एस ऐड कर लेंगे, ये बन जाएगा गोस। क्या बन जाएगा, ये फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। आप अच्छे बुक्स पढ़ें, जैसे कि रेनिन मार्टिन बुक बहुत अच्छा किताब है, उसमें से आप यहाँ पढ़ सकते हैं टेंसेस के बारे में। तो जो सेकंड फॉर्म है, सॉरी जो 10 नंबर एमसीक्यूज है आप ये पढ़ ले, ये भी बहुत आसान है। ये टेंसेस आपने पढ़ा होगा, जो टेंसेस आपने पढ़े हैं होंगे उनके बाद ये जो एमसीक्यूज आ जाता है जी। द पास्ट टेंस ऑफ पास्ट टेंस, राइट का जो पास्ट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है वो कौन सा होता है, पास्ट टेंस राइट का रोट होता है। पढ़ेंगे आपने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है जी। ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं, कभी कभार ये भी आ जाते हैं। मैंने ये बताया कि जो पास्ट टेंस ऑफ राइट होता है वो होता है रोट, यानी राइट का पास्ट टेंस क्या होता है, रोट होता है। चलो जी, ये हमारा यहाँ पे पोर्शन एंड होता है। हम आते हैं जी मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स ये है जी पोर्शन नंबर 3। हमने 2 पोर्शन कवर कर लिए हैं। 2 पोर्शन में से हम 5 एमसीक्यूज रखे हुए थे फॉर योर बेसिक नॉलेज, ओके। ये जो फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है ऊपर एमसीक्यूज 11 नंबर पे 25% ऑफ 200, इनके लिए मैं आपको अगर देखो इनके ये भी बहुत अच्छा एमसीक्यूज है। तो इसको पहले हल करने से सोल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने 6th क्लास की बुक मैथमेटिक्स की पढ़ के आए होंगे। वहाँ पे आप जब परसेंटेज के पोर्शन में जाते हैं, अर्थमेटिक पोर्शन में जाते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं, वहाँ पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, इनके लिए एक फार्मूला होते हैं, यानी फार्मूले होते हैं। जो फार्मूला होता है एक सिंगुलर फॉर्म होता है, जो फार्मूले होता है इनका प्लूरल होता है, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ फार्मूले होते हैं। इनका जो फर्स्ट फार्मूला है ना मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो ये यूज़ करेंगे, पार्ट ऑफ क्वांटिटी। आप अगर आपके पास कॉपी है तो लिख लो। ये एक ऐसा फार्मूला है, जब भी आप ऐसे काइंड ऑफ एमसीक्यूज़ को देखो, ये फार्मूला आप अप्लाई करो, वहाँ पे 100% श्योरिटी से आपका आंसर आ जाएगा। अगर कहीं भी इस फार्मूले के बाद आपका आंसर गलत आता है तो मैं आपका रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक है जी। आप 3 फार्मूले लिख लो। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ इनका जो फार्मूला है, इनका जो फार्मूला ये है, पार्ट ऑफ क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई परसेंटेज अपॉन 100। ये एक फार्मूला लिख लो। जब भी कोई भी एमसीक्यू इस तरह का आ जाए ना, आप वहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करना जो मैंने आपको बताया, आपका एमसीक्यूज 100% सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं आता, आप कितने भी एमसीक्यूज उठा लो ऐसे, वहाँ जो मैंने फार्मूला बताया इस पे आप सॉल्व करो, आपके आंसर सही आएंगे। पहले मैं भी इस फार्मूले पे आपको करके दिखाता हूँ। मैं आपको बताया 25% क्या फार्मूला बताया पहले मैं आपको, यानी पार्ट ऑफ क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई परसेंटेज अपॉन 100। अपान में तो 100 होगा, ठीक है। जो परसेंटेज यहाँ पे दी हुई है ये भी हम काउंट करते हैं। सबसे पहले जो फार्मूला है क्या बोलता है,
पार्ट ऑफ क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी मतलब जो एक्चुअल क्या है यहाँ में अमाउंट 200 एक्चुअल अमाउंट है, तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, जो मैंने फार्मूला बताया परसेंटेज से। यहाँ पे कितनी परसेंटेज दी हुई है, 25% दी हुई है, और अपान में हम इनको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करते हैं 100 से। तो जो हमारा आंसर बनता है वो बनता है 50। ये हमेशा आप याद कर लो, ये तो बहुत आसान है। 12 नंबर पे 15 + 27 कितना बनता है, 42। ये बहुत आसान है। ये भी तो बहुत 30 नंबर भी बहुत आसान है, ये भी कभी कभार आ जाते हैं। आपने जब मैट्रिक कैटेगरी पे टेस्ट दिए होंगे वहाँ पे ये एमसीक्यूज आपने देखे होंगे, बहुत बेसिक वाले। जब 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, आंसर क्या बनता है जी, हमारा आंसर बनता है 72। चलो जी 14 नंबर लिखा हुआ है, ये भी बहुत डिवीजन है, ईजी है। जब हम 100 को डिवाइड करते हैं 4 से, आंसर क्या बनता है जी, हमारा आंसर बनेगा, आपको डिवीजन तो आती होंगी, 25। जब हम 100 को डिवाइड करते हैं 4 से, हमारा जो आंसर बनता है वो बनता है 25। और जो 15 नंबर एमसीक्यूज लिखा हुआ है, एवरेज यहाँ पे निकालनी है। एवरेज भी ये बहुत एक इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज। एवरेज यानी मेट्रिकुलेशन आपने टेस्ट दी होगी, मैट्रिक के बेसिस पे सीपा टेस्टिंग सर्विस में आपने बैठे होंगे, वहाँ पे ये बेसिक क्वेश्चन वहाँ पे आते रहते हैं मैथमेटिक्स में। जो एवरेज का मैं भी फार्मूला, एक दूसरा एवरेज का भी मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। एवरेज का फार्मूला है सम ऑफ नंबर्स। जो जितने भी नंबर्स होते हैं हम उनको क्या करते हैं, यानी सम करते हैं, सम उनको यानी ऐड करते हैं, उनकी एडिशन करते हैं हम। जैसे कि यानी यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, हम उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 10, 20, 30 को कितने बनते हैं, 60 बनते हैं। जितने नंबर्स होंगे उनको उतने नंबर से डिवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 नंबर्स आ रहे हैं, 10, 20, 30। 3 को यानी ये कितने बने, पहले हम इनको पहले ऐड करेंगे। 60 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, यानी 3 नंबर है ना, 10, 20 इनको एक काउंट करेंगे। 10 मीन्स 1, 20 मीन्स 2, 30 मीन्स 10 मीन्स 1, 20 मीन्स 1, 30 मीन्स 1। तीनों को हम ऐड करेंगे 60 बनते हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ वैल्यूज निकालेंगे 1, 1, 1, 3, यानी 3 नंबर है तो 1, 1 को हम ऐड करेंगे, ये भी 3 बनते हैं। 60 को 3 से हम जब डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 20। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का यहाँ पे पोर्शन हमारा एंड हुआ। हम आते हैं कंप्यूटर पोर्शन में, क्योंकि एलडीसी और यूडीसी के लिए तो बहुत कंप्यूटर एक इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है। चलो डिफाइन करते हैं जी सीपीयू का। सीपीयू स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है सीपीयू का, लिखा हुआ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन द स्टैंडर्ड्स फॉर्म है, यानी इसका फुल फॉर्म होता है। लिखा हुआ है एमसीक्यूज 17, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग। कौन सा सॉफ्टवेयर हम वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, एमएस एक्सेल हमेशा यही करते हैं। एमएस एक्सेल नहीं होता, एमएस वर्ड होता है। एमएस वर्ड हमेशा हम यूज़ करते हैं, किस लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए हमेशा ही यूज़ होता है एमएस वर्ड। ठीक हो गया, चलते हैं 18 पे। 18 क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच की इज यूज टू रिफ्रेश अ वेब पेज। ये भी बहुत आसान है, F2 हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है, लिखा हुआ है विच डिवाइस इज यूज्ड टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए हम कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं, स्कैनर यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, या हम प्रिंटर यूज़ करते हैं, या हम मॉनिटर यूज़ करते हैं, या हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं। क्या लिखा हुआ है एमसीक्यू, विच डिवाइस इज यूज्ड टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, यानी डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट करने के लिए, यानी प्रिंट करने के लिए हम कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं, प्रिंटर यूज़ करते हैं ना। ठीक है, प्रिंटर हम क्या करते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट्स की प्रिंट निकालने के लिए। चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये भी आया हुआ था, आप इनको सही से याद कर लेना। मैट्रिक कैटेगरी टेस्ट में ये और इंटर कैटेगरी वाले टेस्ट में ये आया था एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। एक इनपुट होता है, एक
आउटपुट होता है। यहाँ पे जो MCQs है इनपुट का ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस यानी इनपुट डिवाइस कौन सी होती है? जो नीचे दिए MCQs हैं, ऑप्शन लिखे हुए ना MCQs के, उनमें से कौन सी एक ऐसी डिवाइस है जो कि इनपुट है? वो है जी कीबोर्ड, जो कि इनपुट डिवाइस है। ओके गाइस, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो प्रोनाउंसिएशन में या बोलने में तो काइंडली उनको आप इग्नोर करके आप जो यहाँ पे MCQs लिखे हुए हैं आप उन पे ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम।